बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सरफराज ख़ान। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 का कुछ इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली फ़ंक्शन जो है क्या होता है, उसका इन्वर्स क्या होता है। दैट मीन्स के फ़ंक्शन एक फ़ंक्शन होता है और कब उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है और नहीं होता। तो हम लोगों ने उसके लिए दो कंडीशंस पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने आप लोगों को कहा था कि फ़ंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है कि जब फ़ंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फ़ंक्शन होता है। और हमारा फ़ंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब हमारा फ़ंक्शन 1 भी होता है और कौन सा होता है, ऑन टू होता है। तो ये दो कंडीशंस आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आपका फ़ंक्शन जो है वो 1 है और इसके साथ साथ ऑन टू है, तो तभी जो है हमारे फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फंक्शन के इन्वर्स के एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया था। अब चूँकि हमारे चैप्टर का नाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो अब हम इन्वर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ जाने लगे हैं। दैट मीन जिसमें हमारे पास साइन, कोस, टैन, उनके सारे के सारे इन्वर्स आते हैं, जो आपको पता ही है। अच्छा, तो मेरे कहने का मकसद ये था कि अब क्योंकि हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर स्टार्ट किया है, तो अब ये भी तो पता चलना चाहिए कि क्या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका इन्वर्स पॉसिबल होता है या नहीं होता। चैप्टर पे तो ऊपर लिखा हुआ आ गया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो याद रखिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। जी, अब मेरी बात सुन के हैरान थोड़ा सा ज़रूर हुए होंगे कि चैप्टर का नाम ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल क्यों नहीं होता। क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बताया कि इन्वर्स की पॉसिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, एक तो फंक्शन 1 होना चाहिए और एक तो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, ये सारे के सारे ऑन टू फंक्शन होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन होते हैं, लेकिन 1 फंक्शन नहीं होते हैं। तो बेसिकली अगर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब चूँकि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन चैप्टर का नाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी चले मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ कि ये मैंने एक ग्राफ बनाया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें मैंने इसको साइन एक्स का ग्राफ बनाया है। किसका ग्राफ बनाया है? साइन एक्स का ग्राफ बनाया है। अब ये ऑन टू है, साइन एक्स जो है वो एक ऑन टू फंक्शन है, लेकिन मैंने कहा ये 1 नहीं है। तो चूँकि मुझे इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप देख रहे हैं कि मैं ना इसके ऊपर एक टेस्ट होता है, एक बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट और दूसरा बोलता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब क्या होता है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब ये है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब ये है कि आप ये देखिए, मैं इसके ऊपर एक लाइन लगाने लगा हूँ। ये मैंने इस ग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ के ऊपर यहाँ भी टच कर रहा है, इस पॉइंट पे भी टच कर रहा है, इस पॉइंट पे भी टच कर रहा है, और ये आगे भी ग्राफ हमारा चलता जा रहा है। क्यों? अब ये इसको एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर टच करता जा रहा है। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लगाते हैं और आपके ग्राफ के ऊपर वो एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर टच करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो फंक्शन है वो 1 नहीं है। अगर तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो फंक्शन है वो 1 है। अब इसको हमने कुछ ऐसा करना है कि ये इस ग्राफ के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। याद रखिएगा कि सपोज करते हैं कि जब हमारा कोई स्टूडेंट फेल होता है या स्टूडेंट्स फेल हो जाता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको पास तो करवाना है। अब तो उसके ऊपर बच्चे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि बच्चे को कहते हैं आपने, कुछ पेरेंट्स होते हैं घर से बाहर नहीं जाना। इसका मतलब ये है कि उन पेरेंट्स ने उस बच्चे की बाउंड्री सिलेक्ट कर ली है कि ये उसकी बाउंड्री है कि उसने घर से बाहर नहीं जाना। अब वो क्या होता है, जब घर के अंदर बंद हो जाता है, कैद हो जाता है, तो फिर वो पढ़ना शुरू कर देता है। उसको पता है मैंने बाहर तो जाना नहीं है, तो जब वो पढ़ना शुरू करता है तो पास हो जाता है। तो इसी तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाने के लिए भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि हमें इस ग्राफ के ऊपर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी कि ये ग्राफ किसी तरीके से कहीं पे बंद हो जाए, तो मैं लाइन लगाऊं तो वो एक ही जगह पे टच करे, तो हम कह सकें कि ये फंक्शन जो है वो 1 है। तो अब ये मैंने बेसिकली एक्स एक्सिस ड्रॉ किया,
और ये बेसिकली हमारे पास होता है वाई एक्सिस। अब ये जो डोमेन होती है ना, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, यानी कि ये आपको नज़र आ रहा है ना एक्स, ये डोमेन साइन की होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आप सारे के सारे रियल नंबर जो है वो इस साइन में पुट कर सकते हैं। और ये जो y है ना, ये इसका आंसर है। तो आप जितने मर्जी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करें x की 30, 60, 45 या कुछ भी पुट करते हैं आप, तो आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा ना वो -1 और 1 के दरमियान मिलेगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो -1 से 1 के दरमियान ही है। देख रहे हैं आप, ये x है, मैंने x काफ़ी बड़ा ड्रॉ किया है क्योंकि ये डोमेन है ना, मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। लेकिन ये जो रेंज है, आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ आगे तो जा रहा है, लेकिन इसकी ऊंचाई देख रहे हैं आप, ये सिर्फ 1 तक जा रही है। फिर आप जब नीचे आ रहे हैं तो ये नीचे भी कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। तो जितना मर्जी इसको लंबा खींच लें, लेकिन इसकी ऊंचाई और इसकी ये जो नीचे आ रहा है, तो ये +1 और -1 के दरमियान ही रह रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है, लेकिन रेंज जो है वो एक स्पेसिफिक है -1 से 1 के दरमियान। मैं क्या करने लगा हूँ कि मैंने इसको बंद करना है, दैट मीन्स मुझे इसको लिमिटेड बनाना है। तो मैं इसकी बाउंड्री कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जिससे ये जो रेड लाइन है ये इसको एक ही जगह पे टच करेगी। कोशिश ये करनी है कि आप ये जो ओरिजिन है ना, जहाँ पर ये बेसिकली आपके पास ये जो ब्लू लाइन है, जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो आपने कोशिश करना है ओरिजिन के पास भी रहना है और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना। जैसे घर होता है ना कि फैमिली कहती है घर से ज़्यादा दूर नहीं रहना, घर के पास पास रहना है, तो ग्राफ के साथ भी हमने कुछ ऐसा करना है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो ग्राफ है ये इस ओरिजिन के पास पास रहे। तो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये पाई है, इसका जो सेंटर यहाँ तक जो ग्राफ है, यानी कि सेंटर वाला फासला ये इसका आधा, पाई का आधा π/2, जिसको हम 90 बोलते हैं। फिर इधर से आएँ तो ये इसका आधा बनता है, जिसको बोलते हैं -π/2। मैं क्या करता हूँ कि ये जो लेंथ है ना यहाँ नीचे तक आ रहा है, मैं यहाँ से ऑपोजिट देखता हूँ कि x यहाँ तक -π/2 पे जा रहा है, और इसका सेंटर देखता हूँ कि ये यहाँ पर +π/2 पे जा रहा है। अब मैंने इसके लिए बाउंड्री ख़त्म करनी है। मैंने फ़ैसला कर लिया कि आगे से इसका रास्ता बंद है, ये आगे नहीं जा सकता, इसको मैंने बाउंड कर दिया। अब मैं लेफ़्ट से भी कह देता हूँ कि यहाँ से इसका रास्ता बंद है भाई, यहाँ से इसने आगे नहीं जाना। मैंने इसको इतना महदूद कर दिया कि मैंने कह दिया कि भाई ये ग्राफ यहाँ से आगे नहीं जाएगा और यहाँ से भी आगे नहीं जाएगा। तो जब मैंने इसको बाउंड किया, अब रेड लाइन देखें इस ग्राफ के ऊपर इस पॉइंट पे टच कर रही है, जो कि एक ही पॉइंट है। तो जब ग्राफ के ऊपर एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो मैंने क्या कहा था कि वो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। क्या किया कि साइन की ये जो डोमेन है पहले बहुत ज़्यादा थी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, अब क्या रहेगी -π/2 से +π/2। अगर मैं इसकी डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो जब भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं कि आपने आगे नहीं जाना या पीछे नहीं जाना, तो वो जो रिस्ट्रिक्टेड हमारा लाचार ग्राफ वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब चूंकि ये 1 1 भी आ गया है और ऑन टू भी प्रूव हो गया है, ऑन टू तो पहले ही होते हैं, तो 1 1 भी प्रूव हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि इसके इन्वर्स का ग्राफ कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा जो इसके पॉइंट होते हैं इन्वर्स में इसके ऑपोजिट होते हैं, तो आप पॉइंट्स बना लें। बेसिकली ये जो पहला पॉइंट है, ये यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, x एक्सिस पे देख रहे हैं, x एक्सिस पे ये सीधी लाइन, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाई है, नीचे π/2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू π/2 है। y की वैल्यू जो y एक्सिस पे होती है, तो इसके सामने y एक्सिस पे वैल्यू क्या है, +1। अच्छा, ये ओरिजिन है ऑलरेडी 0 0 है। इस पॉइंट पे आ जाएं, यहाँ पर x की वैल्यू ऊपर मैंने लिखी हुई है x एक्सिस पे -π/2, और y की वैल्यू यहाँ इसके सामने है, वो क्या है, -1। मैं क्या करता हूँ,
इन सारे के सारे 3 पॉइंट्स हैं ना ग्राफ में, 1 2 और 3। इसको साइड पर लिख लेता हूँ कि y इज़ इक्वल टू साइन एक्स के लिए मैंने कौन से पॉइंट निकाले हैं। चलें पहला ओरिजिन वाला लिख लें, दूसरा ये लिख लें π/2 से 1, फिर तीसरा ये लिख लें -π/2 से -1। ये मैंने इसके पॉइंट लिख लिए जो कि मैंने इसको बाउंड कर दिया। दैट मीन्स कि ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, इसके ये पॉइंट लिखे हैं। साइन फंक्शन और होता है, साइन फंक्शन वो है जिसकी डोमेन बाउंड नहीं है, प्रिंसिपल साइन फंक्शन वो है जिसकी डोमेन बाउंड है -π/2 से +π। अब मुझे इसका इन्वर्स बनाना है, तो y इज़ इक्वल टू मैं लिखता हूँ साइन इन्वर्स x। अब जो इसके पॉइंट है उनको ऑपोजिट कर देना है, 0 इधर था इसको इधर ले आओ, इस 0 को इधर ले आओ। दैट मीन्स कि ये 0 तो चेंज नहीं होंगे। अब ये π/2 x पे है तो π/2 और ये 1 y पे है तो 1 को इधर ले आओ और π/2 को इधर ले आओ, इन्वर्स में चेंज हो जाता है। फिर इसी तरह इसको भी -1 पहले लिख लो, -π/2 बाद में लिख लो। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये साइन, प्रिंसिपल साइन के ग्राफ को हमने ड्रा किए हैं इस पॉइंट से। अब मैं इन पॉइंट से इसके इन्वर्स का ग्राफ ड्रा करूँगा, तो आइए ड्रा करते हैं। तो उसी तरह से ये वाई एक्सिस की लाइन बनानी है और ये आपने एक्स एक्सिस की लाइन बनानी है। याद रखिए मैं ग्राफ ड्रा करने लगा हूँ इन्वर्स साइन फंक्शन का। 0 0 कहाँ आएगा, हमेशा ओरिजिन पे आता है, आपको पता ही है, जहाँ पे x भी 0 और y भी 0 होता है। अच्छा अब देख रहे हैं कि ये x है, यहाँ पे 0 है, इसका x 1 है, इसका x -1 है। तो आप देख रहे हो कि 0 और दूसरे का x +1, तो वो किधर आएगा, वो बेसिकली, चलो मैं आपको रेड से बता देता हूँ कि वो बेसिकली आएगा इधर 1। फिर इसका अगले का x -1 जो कि माइनस इस साइड पे होता है, तो वो मैं इधर लगा देता हूँ। अच्छा अब इनके y देख लें, 0 तो 0 y एक्सिस पे यहीं होता है, π/2 + π/2 ऊपर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा प्लस का π/2, सपोज कर लेते हैं y एक्सिस पे। फिर -π/2 ये नीचे आ जाएगा तो ये बेसिकली इधर आ गया -π/2। चलिए पहला पॉइंट 0 0 तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट x1 y π/2, तो x1 किधर है, ये रहा, y ऊपर होता है तो +y + π/2 है तो इधर आ जाएं। अब आपने कैसे करना है, बेसिकली यहाँ से आए इधर और इस 1 से ऊपर लेके जाएं लाइन। तो ये जो जहाँ पर आपस में ये टच होंगी, ये वाला वो पॉइंट होगा जहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। फिर बहुत तसल्ली के साथ अब अगली बारी -1, तो ये रहा -1, फिर -π/2 वो तो नीचे पड़ा है, इसका मतलब है ये लाइन को आप ऐसे डॉट देते हुए नीचे लेके जाएं और इसको ऐसे लेके आएँ इसके पास, तो ये यहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, -1 -π/2। कौन कौन से पॉइंट मिले हैं आपको, -1 -π/2 और 0 0 1 π/2। अब मुझे क्या करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स मिले हैं इनको आपस में मिला देना और मुझे ग्राफ मिल जाएगा। ये देखिएगा मैं इसको मिलाता हूँ, ये देखो ये ओरिजिन से ऊपर जा रहा है और यहाँ से जो पॉइंट है ओरिजिन के नीचे है, तो यहाँ से शुरू करें, ये ओरिजिन में से गुजर गया। अब इसको इसके पास लेके आए तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया किसका, साइन इनवर्स x का ग्राफ बन गया। ठीक है ओके। अब देख रहे हैं आप कि इसका ग्राफ देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इसका ग्राफ नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ से इसका ग्राफ देखें, यहाँ से ये जा रहा था बेसिकली ऐसे, लेकिन यहाँ से इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये इस तरफ यूं करके कर्ल ऊपर जा रही है, यहाँ से कर्ल नीचे आ रही है, तो ऑपोजिट बन गया कि नहीं। ये आगे ऊपर की तरफ जाना था, फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाना था, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर नीचे। तो ये बेसिकली फ़र्क है साइन के और साइन इनवर्स के। अब डोमेन क्या बन गई इनकी, प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन क्या थी, जो मैंने प्रिंसिपल साइन फंक्शन से मुराद वो फंक्शन जिसको मैंने बंद कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो -π/2 से +π/2। चूँकि x पे डोमेन होती है तो x को हम डोमेन बोलते हैं, तो ये बन गई डोमेन। तो ये क्या बन गया आपके पास, -π/2 से +π/2। ओके इसकी रेंज क्या है,
y की वैल्यू, y एक्सिस पे -1 है और 1 है, -1 से 1। अब चलते हैं इसकी तरफ। इसकी डोमेन क्या है, x वाली वैल्यू। इसकी x वाली वैल्यू क्या है, -1 से +1, -1 से +1। इसकी y की वैल्यू क्या है, -π/2 +π/2। रेंज, y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेंज, -π/2 से। अब देखें कि इनमें फ़र्क देखें। प्रिंसिपल साइन फंक्शन की जो डोमेन है -π/2 से +π/2, वो ही साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज है। ऑपोजिट होता है कि नहीं, डोमेन जो इसकी डोमेन है वो दूसरे की रेंज है। जो इसकी डोमेन है इनवर्स की -1 से 1, वो इसकी क्या है, रेंज है। तो या इससे हमें ये पता चल गया कि जो इनवर्स फंक्शन है उसका इनवर्स तभी पॉसिबल हुआ जब हमने उसकी डोमेन को बाउंड कर दिया। तो इससे हम ये कह सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि साइन फंक्शन का तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका आंसर ये है कि उसका आंसर इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब आप उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और वो रिस्ट्रिक्ट करने से वो फंक्शन कौन सा बन जाएगा, प्रिंसिपल साइन फंक्शन। तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है, और उसका ग्राफ मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखा दिया। तो ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने बनाना है कॉस फंक्शन का ग्राफ। हाँ जी, तो कॉस फंक्शन की तरफ चलते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया कॉस फंक्शन का। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था स्टार्ट में कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 नहीं होते। अब 1 नहीं होते, इसका मतलब एक और भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। क्या होते हैं, पीरियोडिक। तो आपने एक रीज़न याद रखनी है, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो उनका इन्वर्स पॉसिबल क्यों नहीं होता, तो आप लोग कहेंगे बिकॉज ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। तो पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, इसी वजह से उनको पीरियोडिक कहा जाता है। तो जब रिपीट करेंगे तो फिर 1 तो नहीं होंगे। तो हम इस पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएंगे। कौन सा टेस्ट लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ग्राफ है तो ग्राफ के ऊपर तो फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा सकते हैं। तो वो क्या होता है, आप ऐसे कहीं से भी पकड़ के लाइन लगा दो। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका आपने ग्राफ बनाया है वो 1 है या नहीं है। ठीक है, या तो एक तरीका ये है कि आप x को वैल्यू दो यहाँ पे, और x को डिफरेंट एंगल से वैल्यू देते रहो, और y उसका आंसर चेक करते रहो। तो आप देखोगे कि 2 एंगल ऐसे होंगे जिस पे आंसर सेम आएगा, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो बेसिकली हमारे पीरियोडिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा सकता हूँ कि जैसा कि लिखा है y = cos x। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पर 30 पुट करूँ तो y = cos ऑफ 30 डिग्री। तो cos 30 पे जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है आपके पास होती है √3/2 होती है। ओके, फिर इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर 360 ऐड कर दूं 30 में तो वो बनता है 390। तो मैं y = cos 390 पे वैल्यू निकालता हूँ। तो आप अगर कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पास वैल्यू जो है वो फिर से क्या आएगी, √3/2 आएगी। तो इससे ये पता चला कि कॉज अपनी वैल्यू जो है डिफरेंट एंगल है लेकिन उनके आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इससे पता चला कि कॉस फंक्शन भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो जब ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम आंसर दे रहा है, अलग अलग नहीं दे रहा, तो 1 to 1 तो नहीं हुआ। तो ये हमें ये एक रीज़न से पता चल सकती है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। फिर ग्राफ के अगर थ्रू पता लगाना है कि फंक्शन 1 है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो देखना है कि वो ग्राफ के ऊपर एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच करता है या नहीं करता। तो देखें, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, और आगे भी करता रहेगा। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया, अंदाज़ा नहीं बल्कि कंफर्म हो गया कि आपका जो y = cos x का जो ग्राफ है वो बेसिकली 1 to 1 फंक्शन शो नहीं करता। तो फिर इसके लिए भी हमने क्या करना है, इसको भी बाउंड कर देना है ताकि ये इस लाइन के ऊपर एक ही जगह पे टच करे। तो कोशिश भी ये करनी है कि ओरिजिन के पास पास रहे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस ग्राफ को इस तरह से बाउंड कर देता हूँ। आप किसी और तरीके से भी बाउंड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है ओरिजिन के पास रहना है आपने। तो मैं इस पॉइंट से लेके इसको यहाँ तक बाउंड कर देता हूँ। यहाँ मैं निशान लगा लेता हूँ, इस ग्राफ को मैं यहाँ तक ले जाता हूँ ये, और इसके आगे वाला सारा हिस्सा मैं
इरेज कर देता हूँ। ये देखिएगा मैं यहाँ से इरेज करने लगा हूँ क्योंकि मैंने इसको बाउंड करना है, मुझे आगे जाना ही नहीं है, तो ये मैंने इसको कर दिया बाउंड। अब इधर से भी बाउंड करना है क्योंकि अभी भी ये दो जगह टच करे, एक इधर एक इधर। तो अगर मैं ये सभी मिटा दूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक रहेगा और इसको एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो ये 1 to 1 फंक्शन बन जाएगा। आप ज़रूरी नहीं है आप मेरी तरह काम करें, आप इसको यहाँ से ले जाएं, ये वाला हिस्सा इरेज कर दें। तो मैं इसको अगर ये वाला हिस्सा इरेज कर दूँ, ये सपोज करें ये नहीं है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, हम इसको यहाँ तक लेंगे तो फिर यहाँ पे ये 1 to 1 शो हो जाएगा। तो चूँकि इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं तो इसलिए हम इसको ज़रा इग्नोर कर देते हैं। तो कोशिश यही होती है कि पॉजिटिव वैल्यू को अटैम्प्ट किया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी इसको रिमूव कर देता हूँ कि आपने ग्राफ को मैं कह देता हूँ भाईजान ग्राफ भाई आपने जो है वो यहाँ से आगे नहीं जाना। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये ग्राफ बना दिया cos x का। ये cos x का ग्राफ है? जी नहीं, ये cos x का ग्राफ नहीं है। किसका ग्राफ है? दिस इज़ प्रिंसिपल cos x। क्योंकि मैंने इसको बाउंड कर दिया, तो जब बाउंड कर देते हैं तो वो जो सिंपल cos होता है वो क्या बन जाता है? प्रिंसिपल cos। ओके, तो ये मैंने ग्राफ बना दिया प्रिंसिपल cos फंक्शन का। आइए इसके भी पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो ये ओरिजिन होता है बेसिकली, तो यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। फिर ये पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे भी ये टच कर रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू देख रहे हैं, x एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? π/2, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 है क्योंकि पूरे x एक्सिस के ऊपर लाइन के ऊपर है और x एक्सिस पे हमेशा y क्या होता है? 0 होता है। अब चूँकि ये ग्राफ आगे भी जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक इसके सामने देखें x क्या है, यहाँ पर x जो है ये π/2 है, तो इसका मज़ीद π/2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा पाई, और यहाँ से y क्या है? -1। तो ये आपके पास आ गया पाई और y आ गया -1। फिर ऊपर जाएं, यहाँ पे भी तो है, यहाँ पर y, ये y एक्सिस है, y 1 है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है क्योंकि यहाँ पे x की लाइन तो है ही नहीं, x की लाइन तो नीचे है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 0 है। तो आप इस पॉइंट को कहेंगे 0,1। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल कॉस फंक्शन के ग्राफ के पॉइंट्स आ गए। इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये बात भी आप लिख सकते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन कॉस कैसे है, तो आप उसको ये करके दिखा सकते हैं कि इस तरह से हमारा कॉस फंक्शन पीरियोडिक है। तो मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ y = cos x, और इसके पॉइंट हैं 0, 1, फिर दूसरा फिर एक पॉइंट ओरिजिन का। चलें ओरिजिन का स्टार्ट में लिख लिया करें 0, 0, फिर पहला भी हो गया 0, 0 हो गया, फिर 0, 1, उसके बाद आपके पास आ गया π/2 से 0, π/2 से 0 आ गया। फिर आपके पास क्या आ गया? π-1, π-1। अच्छा, मैंने ये ओरिजिन लिखा है, इसमें कॉस साइन में भी लिखा था, कॉस में भी लिखा है। क्या लिखना चाहिए? ग्राफ तो ऊपर से जा रहा है, यहाँ से तो गुजर ही नहीं रहा, तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, इसलिए ओरिजिन के पॉइंट नहीं आएंगे। आई वाज जस्ट चेक कर रहा था कि आप लोग क्या कहते हैं कि मैंने साइन में ओरिजिन लिखा था, कॉस में भी लिख दिया है, तो कॉस में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है और ऐसे यहाँ पे जा रहा है जिसमें ओरिजिन शामिल नहीं है। तो ये आपके पास 3 पॉइंट आ गए हैं। अब आपको इसका इन्वर्स का ग्राफ बनाना है, तो इन्वर्स के ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके पॉइंट्स को पहले हेरा फेरी करनी पड़ेगी, इसकी जगह बदलनी पड़ेगी। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 0 1 की जगह चला जाएगा, 1 0 की जगह आ जाएगा। तो चूँकि अब हम ग्राफ बनाने लगे हैं कॉस इन्वर्स x का, तो क्या करेंगे? इसके पॉइंट आएंगे 1, 0, फिर इसके पॉइंट π/2 उधर चला जाएगा, 0 ये आ गया, फिर -1 पहले आ जाएगा और पाई बाद में आ जाएगा। तो अब ये तीनों पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर दिया। ओके, x1 0 -1, तो 1 0 -1, तो 0 सेंटर में आएगा, 1 और -1 इसके राइट और लेफ्ट पे आएंगे। तो हम ये आ गया 0, फिर 1 चूँकि राइट साइड पे होता है तो ये आपके पास आ गया 1, फिर आगे x क्या है? -1, तो ये तो मैंने आसानी के लिए पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। फिर y पे जाते हैं,
याद रखिएगा पहली x की वैल्यू होती है दूसरी y, पहली x दूसरी y, पहली x दूसरी y। y के पॉइंट्स देखते हैं, 0 तो y का सेकंड 0, ये आ गया। फिर π/2 y पे तो पॉजिटिव है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा π/2 आ जाएगा। ओके, फिर आपके पास क्या आएगा पाई, तो y पॉजिटिव पाई है तो ये बेसिकली क्या होगा, मज़ीद आगे चला जाएगा। तो ये आ गया आपके पास पाई आ गया। ओके, ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स को, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट है x1 y0, तो x1 पॉजिटिव 1 ये रहा, y0 तो y0 ये रहा। तो इसी लाइन के ऊपर आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, जिसको मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ 1 और 0। दूसरा पॉइंट क्या है, x0 y π/2, x0 किधर है, ये पड़ा है, और y π/2 किधर है, ये y एक्सिस पे ये पड़ा है। तो ये पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका x0 y क्या आएगा π/2 आएगा। तीसरा पॉइंट कौन सा है, x-1 y पाई, तो x-1 ये पड़ा है और y पाई ऊपर पड़ा है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएं ताकि आपको पॉइंट का अंदाज़ा हो जाए, और इसको यहाँ से इधर लें, तो तकरीबन इधर पे ये यहाँ पे एक दूसरे को टच करेंगे, तो ये बन जाएगा -1 और पाई। तो आपके पास 3 पॉइंट आ गए हैं, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। आपने इन तीनों का आपस में मिला देना है और आपके पास किसका ग्राफ आ जाएगा, कॉस इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा। तो देखिएगा मैं इनको मिलाता हूँ, चलें ब्लू से मिलाते हैं, तो ये आएगा आपके पास वी आर डन, सिंपल। ये बन गया प्रिंसिपल कॉस फंक्शन का ग्राफ और ये बन गया उसके इन्वर्स का ग्राफ। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। तो समराइज़ करते हैं, इस तरह से आप टेंजेंट का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो टेंजेंट का ग्राफ आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो टेंजेंट का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। चले मैं आपसे लिए एक सवाल छोड़ दूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। टेंजेंट मैंने अभी बोला कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, 1 1 नहीं होते हैं। अब मैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी करता हूँ, तो ये तो यहाँ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। चलो मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी एक पॉइंट पे, वर्टिकल में भी एक लाइन पॉइंट पे, तो ये तो 1 1 हो गए। लेकिन हमें तो पता है कि टेंजेंट फंक्शन 1 1 नहीं होता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 to 1 नहीं होते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो ये इसका आंसर आपने मुझे देना है कि क्यों, क्या करेंगे हम कि टेंजेंट फंक्शन भी 1 to 1 बन जाए। टेंजेंट फंक्शन 1 to 1 नहीं होता, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 to 1 नहीं होते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, असिम्पटोट्स, चलें इससे आगे नहीं बताऊँगा, वो आप मुझे सोचें, स्टूडेंट्स आप बताएं मुझे कि इसमें क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो लाजमी बनाऊंगा कि आपने जो जिन नाम लेके स्पेशल आपको मेंशन करूँगा किस स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिया था और मैंने उसका ग्राफ बनाया। तो ये साइन का ग्राफ हो गया। हाँ, लास्ट में डोमेन रह गई है, कॉस फंक्शन की डोमेन पहले क्या थी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन जब प्रिंसिपल कॉस बन गया तो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो अब आपके पास क्या बन गया, ये 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, पाई पे जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसकी प्रिंसिपल कॉस x, इसकी डोमेन क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से पाई तक, और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज वही -1 से 1। ओके, अब इन्वर्स फंक्शन की कॉस इन्वर्स x, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन से मुराद x की वैल्यू, तो x एक्सिस पे क्या वैल्यू है, -1 से 1, तो वही आप लोग लिख लेंगे। और रेंज क्या होगी इसकी, y की वैल्यू, तो y क्या है, बेसिकली मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, 0 से पाई। तो आप इसको खुद ही कंपेयर करके देख लीजिएगा, इसकी डोमेन 0 से पाई है लेकिन इन्वर्स फंक्शन में रेंज 0 से पाई है। फिर इसकी रेंज -1 से 1 है लेकिन इन्वर्स फंक्शन में इसकी डोमेन -1 से 1 है। तो ये इससे हमें क्लियर हो गया कि
प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और उनका इन्वर्स कैसे पॉसिबल होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।